हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अध्याय 1 से संबंधित अगर आप बाकी के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। इस चैनल पर आपको 9वीं गणित पाठ्य पुस्तक से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, महत्वपूर्ण बिंदु और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के प्रश्नावलीवार सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रश्नावली 1.4 का हल करेंगे। तो इसमें हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ कर आए हो या समझ कर आए हो तो आपको इन सवालों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला प्रश्न है 2 माइनस वर्गमूल 5। तो इसको देखिए, इसका जो वैल्यू है 2 माइनस 5, इसमें 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है। परिमेय संख्या में से माइनस हो रही है अपरिमेय संख्या। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि परिमेय और अपरिमेय का घटाव करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। तो यह एक अपरिमेय संख्या रहेगी। 2 माइनस अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। फिर इसके बाद अगला सवाल है 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा हल करने की आवश्यकता पड़ेगी। 3 प्लस वर्गमूल 23 के ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये ब्रैकेट हटाएंगे। तो याद रखना बच्चों, जब भी ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट से पहले वाला सिंबल देखा जाता है प्लस या माइनस, या ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है वो अंदर गुणा हो जाता है। इसमें कोई संख्या भी नहीं है, बाहर कोई माइनस का चिन्ह भी नहीं है। अगर माइनस का चिन्ह होता तो हमें इसको माइनस के चिन्ह होने के कारण निशान बदल कर लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर प्लस है बाहर, तो प्लस होने के कारण हम इसको बिना किसी चेंज के डायरेक्ट ही हमारा ये कोष्टक यानी कि ब्रैकेट हट जाएगा। तो लिखेंगे सीधा ही 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। यहाँ पर आप देखो वर्गमूल 23 और वर्गमूल 23 दो एक साथ आए हुए हैं, लेकिन एक तो प्लस का है और दूसरा माइनस का है। तो दोनों अलग अलग निशान के होने के कारण ये आपस में कट जाएंगे, ये हट जाएंगे यहाँ से। तो केवल हमारे पास 3 बच गया, यानी इसको हल करने पर हमें 3 प्राप्त हो गया। और 3 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। यानी ये वाली जो संख्या दे रखी थी वास्तव में एक परिमेय संख्या है। तो आखिर में हमने लिख दिया यह एक परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, आगे इसके बाद तीसरा पार्ट है इसका 2 वर्गमूल 7 बटा में 7 वर्गमूल 7। 2 वर्गमूल 7 बटा 7 वर्गमूल 7, इसे हल करते हैं। 2 वर्गमूल 7 बटा 7 वर्गमूल 7 में वर्गमूल 7 ऊपर नीचे सेम है तो दोनों आपस में कट जाएंगे। वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास केवल बचा 2 बटा 7। 2 बटा 7, तो इस 2 बटा 7 को परिमेय संख्या कहा जाता है। 2 बटा 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, पी बटा क्यू के रूप में लिखी हुई है। तो परिमेय संख्या होने के कारण जो हमें प्रश्न में दी हुई संख्या थी यह एक परिमेय संख्या हो गई। ओके, नोट कर लें इसे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका चौथा पार्ट इसमें दिया हुआ है 1 बटा वर्गमूल 2। 1 बटा वर्गमूल 2, तो इस सवाल को भी देखिए। 1 बटा वर्गमूल में ऊपर वाला जो 1 है वो तो एक परिमेय संख्या है, और बटे वाला जो रूट 2 है यानी वर्गमूल 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास प्राप्त होगा परिमेय संख्या बटा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब भाग हो रहा है तो उत्तर जो आएगा वो एक अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आखिरी सवाल इसका है 2 पाई। 2 पाई को क्या लिखेंगे, 2 पाई को हम लिख सकते हैं 2 गुना पाई। 2 गुना पाई, 2 गुना पाई, 2 का गुना हो गया। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या। याद रख लेना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का चाहे आप जोड़ कर दो, चाहे आप घटाव कर दो, चाहे आप गुणा कर दो, चाहे आप भाग कर दो, हमेशा जो आंसर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा।
परिमेय और अपरिमेय संख्या दो अलग अलग है ये संख्याएं, तो इन दोनों का जोड़ घटाओ गुणा भाग करने पर हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो आखिर में लिख दिया यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन करने के लिए। चलिए इसके बाद करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हमें दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इनको सरल करना है, यानी कि इनका गुणा करके गुणनखंड जो रूप दिया हुआ है उसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है 3 प्लस वर्गमूल 3 और गुणा में इसके है 2 प्लस वर्गमूल 2। तो आइए इसे हल करते हैं। पहले हमने संख्या को नोट कर लिया, अब उसके बाद आगे वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, देखो 3 प्लस वर्गमूल 2 का गुणा करना है हमें 2 प्लस वर्गमूल 2 से। तो ध्यान रख लीजिएगा कि किसी एक वाले ब्रैकेट को हमने तोड़ना है, दूसरा ब्रैकेट बाद में तोड़ेंगे। पहले हमने इस वाले ब्रैकेट का ये 3 जो है ना इसका गुणा आगे पूरे ब्रैकेट से करना है, फिर प्लस रूट 3 यानी वर्गमूल 3 का गुणा भी 2 प्लस रूट 2 से करना है। तो गुणा करने का तरीका देखो क्या रहेगा, इस 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 से। एक ब्रैकेट को तो हमने तोड़ लिया, दूसरा ब्रैकेट बाद में टूटेगा, तो ये 3 का गुणा 2 प्लस रूट 2 से। सेम इसी तरह से अब ये वाला सिंबल जो है प्लस का वो यहाँ आ जाएगा, और वर्गमूल 3 का अब गुणा होगा आगे दोबारा से इसी संख्या से 2 प्लस वर्गमूल 2 से। अब इनका गुणा कर दो। गुणा करने का मेथड 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा प्लस रूट 2 से करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 3 रूट 2। फिर इधर ये प्लस का सिंबल है तो प्लस का रूट 3 है, रूट 3 का गुणा 2 से करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 2 रूट 3, 2 रूट 3, और प्लस में रूट 3 का गुणा रूट 2 से करेंगे तो रूट 6 आएगा। अब देखो, ना तो हम इस रूट 6 का मान निकाल सकते, रूट 6 का मान अगर हम निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 3 रूट 2 और 2 रूट 3 ये आपस में अलग अलग संख्याएं हैं, 6 आपस में आप एक अलग संख्या है, यानी कि चारों ही संख्याएं अलग अलग है, तो इनका आगे ना तो जोड़ किया जा सकता ना घटाव किया जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आगे की कैलकुलेशन इसकी नहीं होगी। तो हम इसको यहीं पर आंसर मान लेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न है 3 प्लस वर्गमूल 3 का गुणा 3 माइनस वर्गमूल 3 से करना है। तो पहले हमने संख्या नोट कर ली, अब पहले वाले सवाल की तरह ही इस 3 को लिखेंगे पहले तो, और ये आगे वाला पूरा ब्रैकेट इसके गुणा में लिख दिया। फिर ये वाला प्लस का वर्गमूल 3 है इसको लिखेंगे, और फिर से ये पूरा ब्रैकेट आगे गुणा में लिख दिया। अब इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करते टाइम 3 का गुणा 3 से, 3 3 9, फिर 3 का गुणा माइनस रूट 3 से, तो माइनस का 3 रूट 3, फिर आगे प्लस इस रूट 3 का गुणा 3 से 3 रूट 3, फिर रूट 3 का गुणा माइनस रूट 3 से, तो माइनस में आ जाएगा रूट 9, रूट 3 और रूट 3 रूट 9 हो जाएंगे गुणा होने पर। ओके, अब आप इसमें एक चीज नोट करो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो संख्याएं अलग अलग थी, अब यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही होगी। पहली चीज तो ये कि ये दोनों संख्याएं एक जैसी है, चिन्ह का फर्क है। दूसरा, ये जो वर्गमूल 9 लिखा हुआ है ना, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका भी एक आगे मान आ जाएगा, ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगी संख्या। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये 3 में बदल जाएगा। आगे वाले स्टेप में पहले हम इन दोनों को देखें, एक दूसरे के विपरीत है संख्या लेकिन मान इनके एक जैसे हैं। 3 रूट 3, 3 रूट 3 एक जैसे मान है, लेकिन एक माइनस की वैल्यू है दूसरी प्लस की वैल्यू है, तो ये आपस में कट जाएगी, इनको काट दीजिए। अब हमारे पास नीचे क्या बचेगा, एक तो ये 9 बच गया, और यहां से माइनस का रूट 9 का मतलब 3 बच गया, 9 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 6, और आखिरी आंसर हमारा यही हो गया, यानी इसको हल करने पर हमें 6 प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं, इसके बाद तीसरा भाग जिसमें दिया हुआ है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले इस होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, हमने इसको 2 बार नोट करना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार हो गया, इसी का मल्टीप्लाई 2 बार कर दो। ओके, अब आगे फिर से वही संक्रिया, पहले रूट 5 को लिखो, और ये वाला ब्रैकेट है ना पूरा का पूरा इसके मल्टीप्लाई में लिख दो, फिर ये वर्गमूल 2 लिख दो, और फिर ये पूरा ब्रैकेट इसके आगे मल्टीप्लाई में लिख दो। अब इसे खोल लीजिए हल करके, तो रूट 5 का रूट 5 से गुणा करेंगे रूट 25, फिर आएगा प्लस में रूट 5 और रूट 2 का गुणा रूट 10,
रूट के अंदर जो संख्याएं है ना आपस में गुणा हो जाता है। 5 का गुणा 2 से किया 10, रूट में ही है दोनों संख्याएं, तो रूट 10 आ जाएगा। फिर आगे √5 का गुणा इधर कंप्लीट कर दिया हमने। अब प्लस में √2 का गुणा करना है √5 से, तो √10 हो जाएगा, 2 5 10। और आखिरी स्टेप √2 का गुणा √2 से करेंगे, √4 आएगा। अब यहां तक आने के बाद अब आपको एक चीज नोट करनी है कि ये जो √25 है ना, ये हल हो जाएगा। √25 का मतलब वर्गमूल निकालेंगे 25 का तो 5 आएगा। और ये जो आखिरी संख्या है √4 का मान भी 2 होता है। ये 5 है, ये 2 है, ये तो पता लग गया। बीच वाली संख्याएं एक जैसी है और चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो ये कटेंगी तो नहीं, नहीं काटना नहीं है इन्हें। एक जैसी संख्याएं जरूर है लेकिन चिन्ह भी एक जैसा है, इसलिए कटेंगी नहीं, जुड़ जाएगी ये। रूट का 10 है, रूट का 10 है, कितनी बार आ गया √10 2 बार आ गया, तो ये 2 √10 बन जाएगा। अगला स्टेप अपने हल करते हैं। √25 का मतलब 5 हो गया, इन दोनों का जोड़ करेंगे 2 √10 हो गया, और ये √4 का मतलब 2 हो गया। अब 5 और 2 एक जैसी संख्याएं, इनका जोड़ हो जाएगा, 5 और 2 7 प्लस 2 √10, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल चौथा, √5 माइनस √2 का गुणा हुआ है √5 प्लस √2 से, तो इसका मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है। पहले संख्या उतार लो, फिर पहली संख्या जो पहला ब्रैकेट है उसकी पहली संख्या आपने लिखनी है √5, और ये वाला पूरा ब्रैकेट इसके आगे लिख दो, फिर माइनस, फिर √2, फिर दोबारा से ये पूरा ब्रैकेट बाद वाला ब्रैकेट है पूरा लिख दो। अब इनका गुणा करना है तो √5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगा, √2 माइनस वाले का गुणा भी पूरे ब्रैकेट से होगा। तो √5 और √5 का गुणा √25 प्लस √5 का √2 से गुणा √10। अब माइनस लगा हुआ है तो ध्यान रख लेना, माइनस का भी अंदर गुणा होगा। माइनस √2 का गुणा √5 से करेंगे तो माइनस में उत्तर आएगा, √2 और √5 का गुणा 10 रूट में, फिर √2 माइनस का और √2 प्लस का, इनका गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा √4। अब यहां पर आप ध्यान दो, √10 और √10 एक जैसे मान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो ये कट जाएंगे दोनों। और √25 का मतलब 5 होता है, √4 का मतलब 2 होता है, तो इनके मान रख लो और साथ में इनको काट दो। तो पहले हम √10 से √10 को काट देंगे, दोनों आपस में कट गए। अब नीचे वाले स्टेप में हमें √25 की वैल्यू निकालनी है, तो √25 होता है 5, और ये √4 माइनस का है तो माइनस में लगाएंगे 2 √4 का मान, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2 3, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है। इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से किया जाता है, अर्थात पाई बराबर होता है C/D। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखो प्रश्न में ये बात लिखी हुई है कि पाई जो होता है ना, वो हमारा वृत्त की परिधि में काम में आता है, और परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहां पर हमें 2r तो मतलब होता है व्यास और इंटू में पाई हो गया, तो पाई गुणा व्यास बराबर होता है परिधि। अगर उससे हम पाई का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा परिधि बटा व्यास, यानी C/D। अब ये हमें अगर पाई का मान बटे के रूप में लिखा हुआ मिल रहा है, तो फिर तो क्या होना चाहिए, पाई एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो ये प्रश्न में यही बात लिखी हुई है कि पाई अगर C/D है तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु ये इस कथन का अंतर्विरोध कर रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसका निराकरण करना है, किस प्रकार करेंगे, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, आखिर सच्चाई क्या है। तो हम इस प्रश्न का जो आंसर है वो लिखेंगे, उससे हमें कुछ बातें क्लियर होएगी। दिए गए कथन में कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्यों? क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई बराबर C/D में मापन के समय, जब हम मापते हैं तो मापन के समय परिधि C और व्यास D को सन्निकट मान तक ही मापा जा सकता है। पाई को हम सन्निकट मान तक ही माप सकते हैं, यानी हमें मापने में एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। मापते टाइम हम एक्यूरेट मान न लेकर निकटतम मान लेते हैं। अब देखो पाई का मान निकालना है तो परिधि बटा D है, और परिधि मतलब एक घेरा होता है, और उस घेरे को मापने में हमसे कुछ गड़बड़ी हो सकती है, हम उसको मापने में बिल्कुल एक्यूरेट मान तक पहुंचने में
सक्षम अभी तक नहीं हुए हैं मापने में, तो इसलिए सन्निकट मान हम लेते होते हैं। और इसी के कारण हम एक्यूरेट मान न लेने के कारण ये लिख लेते हैं कि पाई बराबर सी बटा डी होता है, और इससे हमें पाई बराबर सी बटा डी एक परिमेय संख्या प्रतीत होती है। अदरवाइज पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इस तरह के जो प्रश्न है जिसमें संख्या रेखा पर हमें किसी संख्या को प्रदर्शित करना होता है, निरूपित करना होता है, तो वो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आपको विस्तार से समझाया है, और सेम यही प्रश्न भी आपको वहां पर बताया है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, देखो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें एक सीधी रेखा खींच लेनी है। ओके, एक सीधी रेखा हमने ड्रॉ कर ली स्केल की सहायता से। अब इसका जो प्रारंभिक बिंदु है उसे हम ए मान लेंगे। प्रारंभिक बिंदु को क्या मान लिया, ए, और वर्गमूल में कितना लिखा हुआ है 9.3। तो हमें ए बिंदु से स्केल की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेना है, बी बिंदु। ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 9.3 सेंटीमीटर। जितना यहां लिखा होता है ना उतना ही दूरी हमने लेना होता है। ओके, अब उसके बाद ये वाला बिंदु बी से आगे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने लेना है। बी से हमें आगे की तरफ इस लाइन के ऊपर ही 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए एक बिंदु ले लेना है जिसको हम सी बिंदु बोलेंगे। हमेशा ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, ये चाहे कितना मर्जी हो जाए, लेकिन ये बी और सी के बीच की दूरी हमेशा 1 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, क्या किया हमने, पहले एक सीधी रेखा खींची, सीधी रेखा के ऊपर प्रारंभिक बिंदु ए ले लिया, ए बिंदु से 9.3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु बी ले लिया, बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर आगे हमने बिंदु सी ले लिया। ए और सी आपस में मिले हुए हैं पहले से ही। अब हमें आगे क्या करना होगा, हमें एसी रेखाखंड को लंबसम भाजन करना है प्रकार की हेल्प से। ए और सी के बीच की जो दूरी है ना, इसको हमने 2 बराबर भागों में विभक्त करना है। तो दूरी पहले आप नोट करो, 9.3 सेंटीमीटर तो ये है, और 1 सेंटीमीटर हम आगे गए हैं, यानी 9 और 1 10.3 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हो गया एसी। इसका लंबसम भाजन हमने प्रकार की मदद से करना है। तो प्रकार से हम कैसे करते होते हैं, बिंदु ए पर हम एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे, बिंदु ए पर प्रकार रखकर एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर। इसी तरह से बिंदु सी से हम एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाएंगे और पहले वाले चापों को काट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहां पर 2 चाप मिल गए, वो एक ऊपर एक नीचे, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ये चाप बिंदु जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, इनको आपस में हम मिला देंगे। मिलाने से हमें एसी रेखाखंड का मध्य बिंदु मिल जाएगा। यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे देते हैं एम। अब ये एम क्या है, ए एम और एम सी यानी सी एम दोनों आपस में बराबर है। तो हमें अब क्या करना होगा, बिंदु एम पर प्रकार रखते हुए, यानी एम को केंद्र मानते हुए, एम बिंदु को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, या तो एम से ए की दूरी नाप लो, चाहे एम से सी की दूरी नाप लो, है तो दूरियां बराबर दोनों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है एसी का। तो प्रकार को यहां रखकर इतना खोल लेना है और ऐसे घुमा देना है ऊपर की तरफ, जिससे हमें अर्धवृत्त मिल जाएगा। इतना काम आपको समझ में आया। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा, बिंदु ए ले लिया प्रारंभिक बिंदु, फिर 9.3 सेंटीमीटर की दूरी पर बी बिंदु लेकर उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, सी बिंदु ले लिया, एसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजन किया, समद्विभाजक जो बिंदु था उसको हमने केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बना दिया एसी के ऊपर। ओके, अब आप क्या करोगे, बिंदु बी पर एक लंबवत रेखा खींचोगे, बिंदु बी पर एक लंब रेखा खींचोगे। ये प्रकार की मदद से खींच सकते हो, आप चांदे की सहायता से भी खींच सकते हो। 90 डिग्री का कोण बनाना है, कहने का मतलब यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण ड्रॉ करोगे बिंदु किस पर, बिंदु बी पर। तो उसके लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हो। अब यहाँ पर बी बिंदु पर हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं, ये वाली लंबवत रेखा हो गई। इस रेखा ने क्या किया, इस अर्धवृत्त को किसी एक जगह पर काटा है, इस जगह पर, तो इस बिंदु का कोई ना कोई नाम होगा। तो हम ए बी सी, सी तक तो पहले पहुंचे हुए हैं, कंटिन्यूटी में अब इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी। तो बच्चों अब हमने डी बिंदु प्राप्त कर लिया। तो इस सारी रचना का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि इस तरह से जब हम करते हैं तो बी बिंदु से डी बिंदु के बीच की जो दूरी है ना, ये दूरी ही हमारा
इस वाले मान को दर्शाता है, ये दूरी इस वाले मान को दर्शाती है। परंतु अब समस्या ये है, ये बिंदु संख्या रेखा पर नहीं है, ये जो दूरी है ना संख्या रेखा पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार यहां रखकर इस दूरी को मापेंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ करके चाप लगाकर इस दूरी को इस संख्या रेखा पर ले आएंगे। देखो इस तरह से हम यहां पर आ जाएंगे। अब यहां हमें एक बिंदु मिल गया और ये वाला बिंदु ही हमारा अभिष्ट दूरी को दर्शाने वाला बिंदु है, इसका नाम ई दे देते हैं। ई बिंदु ही क्या है, 9 वर्गमूल में 9.3 को दर्शाता है। और ये एक बात का ध्यान रखना, ये दूरी कहां से मापी जाएगी, बिंदु बी से। बी और ई के बीच की जो दूरी है ना, वो ही हमारी क्या है, 9.3 का वर्गमूल है। ये इतना सेंटीमीटर हमने इस तरह से प्राप्त कर लिया। अब 9.3 सेंटीमीटर को तो हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। इसके अलावा भी अगर इस तरह के कोई और क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी आप इजीली इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो, संख्या रेखा पर ड्रॉ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5वां, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण करने का कॉन्सेप्ट भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझाया है। देखो ये 1/वर्गमूल 7 लिखा हुआ है, तो इसका जो हर है वो एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 7 है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय संख्या में बदलना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हल करते हैं। देखो पहला कार्य हमें क्या करना होगा, जो हर है यानी वर्गमूल 7 है, इसका संयुग्मी निकालना है। तो 1/7 के हर वर्गमूल 7 का संयुग्मी क्या होगा बच्चों, तो अगर ये अकेली संख्या है, जैसे वर्गमूल 7 अकेला है, तो अकेली संख्या है तो इसका संयुग्मी भी वही संख्या होगी, सेम ही आ जाएगी। अगर ये दो संख्याएं होती, जैसे बीच में प्लस माइनस लगकर दो संख्याएं बनी होती, तब उस संख्या का संयुग्मी क्या होगा, चिन्ह बदल कर लिखना है। अगर बीच में प्लस है तो माइनस लगाकर लिख दो, अगर माइनस है तो प्लस लगाकर लिख दो। वो आगे सवाल आएंगे तो देखेंगे। यहाँ पर अकेली संख्या थी, हमने वर्गमूल 7 का संयुग्मी वर्गमूल 7 लिख दिया। अब आगे तरीका क्या होता है, जो अंश व हर है ना, उसके साथ हमें वर्गमूल 7 का गुणा कर देना है, यानी संयुग्मी का गुणा कर देना है। जो भी संयुग्मी आया है उसी का गुणा करना है। तो अंश और हर के साथ में हमने वर्गमूल 7 का गुणा करना है। 1/7 हमारे पास संख्या थी, हम क्या करेंगे, 1/7 के गुणा में ऊपर और नीचे दोनों तरफ वर्गमूल 7 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसे हल करेंगे तो 1 का गुणा होगा वर्गमूल 7 से, तो 1 का गुणा वर्गमूल 7 से करेंगे वर्गमूल 7, फिर नीचे आएगा बटे का निशान, वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 गुणा होकर वर्गमूल 49 बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में वर्गमूल 7 सेम पड़ा रहेगा और बटा में 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो ये 7 आ जाएगा। अब देखो हमारा पहले हर क्या था, वर्गमूल 7, अब हमारा हर क्या है 7, तो इसका परिमेयकरण कर दिया हमने, यहां से रूट हटा दिया, वर्गमूल का चिन्ह हटा दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है 1/वर्गमूल √7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। अब इस क्वेश्चन में भी काफी सारी बड़ी संख्या लिखी हुई है, इसको हटाना है यहाँ से। तो मेथड क्या रहेगा, पहले हमने 1/√7 माइनस √6 के हर यानी √7 माइनस √6 का संयुग्मी बताना है। इसका संयुग्मी क्या होगा, तो बताया था मैंने पहले कि अगर बीच में प्लस माइनस आ जाता है, दो संख्याएं आ जाती है, तो उसका संयुग्मी निकालना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बीच में चिन्ह को देखकर उसका उल्टा चिन्ह कर दो, यहाँ माइनस है तो इसका संयुग्मी क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, सेम संख्या रहेगी, चिन्ह बदल गया। अब अगला स्टेप होगा अंश व हर के साथ इस संयुग्मी का गुणा करना, जो भी आया है यहाँ पर उसी का गुणा करना है अंश व हर के साथ। तो 1/√7 माइनस √6 हमारे पास था, इसके अंश व हर के साथ हमने गुणा करना है ऊपर नीचे इसी संख्या का, ऊपर भी सेम संख्या है नीचे भी सेम संख्या, दोनों का गुणा कर दिया। तो आगे वाले स्टेप में हमें सर्वसमीका अप्लाई करनी है। कारण इसका ये है कि 1 का गुणा इससे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सेम ही संख्या आ जाएगी। नीचे वाली संख्या में आपने मल्टीप्लाई करते टाइम आपने ध्यान देना है, यहाँ एक सर्वसमीका लग रही है, एक बार बीच में माइनस है एक बार प्लस है, यानी हर बार ऐसा ही होगा क्योंकि हम संयुग्मी का गुणा कर रहे हैं ना। तो संयुग्मी के गुणा में यही तो होता है कि निशान अलग अलग होंगे, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। ये प्लस माइनस आगे पीछे हो सकते हैं, यहाँ प्लस हो सकता है यहाँ माइनस हो सकता है, जैसे इसमें यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ये संयुग्मी के ऊपर डिपेंड करता है, संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनके लिए सर्वसमीका यही लगेगी। सर्वसमीका क्या है, a + b
गुणा a माइनस बी का जो आंसर होगा, विस्तारित रूप होगा, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हम इसे हल करेंगे। तो ऊपर वाली संख्या में तो हमें कुछ नहीं करना, √7 प्लस √6 ये तो सेम आ गया। और बटा में क्या होगा, बटा में इसके बीच में ये वाली सर्वसमीका अप्लाई करनी है। a का स्क्वायर यानी a यानी हमारी पहली संख्या √7 है, इसका स्क्वायर कर दो, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हल कर लीजिए। अगले स्टेप में ऊपर वाली वैल्यू सेम आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, फिर बटा का निशान, नीचे इनके स्क्वायर खोलो। √7 का स्क्वायर होता है 7, रूट हट जाता है, रूट के ऊपर स्क्वायर लगी हुई है तो आपस में ये हट जाएंगे। √7 का स्क्वायर 7, फिर माइनस √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 होगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, √7 प्लस √6 और बटा में 7 में से 1 घटाएंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी बटा में 1 आ गया। तो आप चाहो तो इसी को आंसर लिख दो, या बटा में जब 1 आ जाता है तो हट जाता है वो। तो √7 प्लस √6 ये हर का परिमेयीकरण हमने कर दिया। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, जहां पर हमें दिया हुआ है 1/5 प्लस वर्गमूल 2, ये संख्या दे रखी है। तो इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। पहले हम इसमें हर देखेंगे, √5 प्लस √2 है, इसका संयुग्मी क्या होगा, बीच में प्लस है तो माइनस लगा देंगे। अब अंश व हर के साथ √5 माइनस √2 का गुणा करना है। तो 1/√5 प्लस √2 ये हमारी संख्या है, इसी का गुणा हमने करना, इसके साथ गुणा करना है हमने इस √5 माइनस √2 का ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ऊपर का तो गुणा डायरेक्ट हो जाएगा, नीचे फिर से सर्वसमीका की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सर्वसमीका को नोट कर लीजिए, ये वाली सर्वसमीका है, इसमें अब हम अप्लाई करेंगे। देखो 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है, सेम आ जाएगा नंबर। नीचे बटा में a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर। ओके, अब अगले स्टेप में ये वाला वैल्यू नो चेंज, बटा, और इसको अपने खोल लेंगे। तो रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है तो रूट हट जाता है, स्क्वायर भी हट जाता है, 5 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा √5 माइनस √2, और बटा में 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। √5 माइनस √2 बटा 3, ये हमारा हर का परिमेयीकरण हमने कर लिया, आंसर हमने निकाल लिया। इसके बाद अगला चौथा पार्ट, 1/√7 माइनस 2, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो पहले हम इसका संयुग्मी निकालेंगे, √7 माइनस 2 का संयुग्मी क्या होगा, बीच में माइनस है तो प्लस लगा दीजिए। तो अंश व हर के साथ √7 प्लस 2 का गुणा होगा। 1/√7 माइनस √2 ये हमारी संख्या है, इसी को दोबारा लिखकर इसके साथ गुणा करेंगे, ऊपर नीचे √7 प्लस √2 का, ऊपर नीचे सेम संख्या का मल्टीप्लाई। अब आगे देखो 1 का गुणा जब इससे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन यहाँ फार्मूला बन रहा है, सर्वसमीका बन रही है a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले हम सर्वसमीका नोट करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी का जो आंसर होगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसके अकॉर्डिंग नीचे वाली कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर तो आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर आ जाएगा, √7 प्लस √2, और बटा में √7 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 है, 2 का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, बटा √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू में नो चेंज, बटा 7 माइनस 4 होता है 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया है। इसके साथ ही प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें 1.5 प्रश्नावली के लिए। थैंक यू, बाय बाय।